हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल KYT क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे CDP के, जो कि आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हैं जो कि आपके हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए। समायोजन की प्रक्रिया कैसी होती है, यानी कि समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, स्टैटिक यानी कि स्थिर, डायनेमिक या गतिशील, या अनचेंजिंग अपरिवर्तनीय, या नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है गतिशील, यानी कि ये प्रक्रिया हमारी डायनेमिक होती है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिलफोर्ड के सृजनात्मकता के परीक्षणों में निम्न में से किसका मापन नहीं होता है। गिलफोर्ड क्रिएटिविटी टेस्ट मेजर ऑल एक्सेप्ट, इसमें से किसका मापन नहीं होता है बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, प्रवाहशीलता या लचीलापन, सोज, विस्तार। तो क्या नहीं होता है इसमें। तो जो क्रिएटिविटी होती है उसमें कौन कौन से टाइप आते हैं। क्रिएटिविटी में हमारा फ्लुएंसी भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आता है, इलेबोरेशन भी आता है। तो क्या नहीं आता है इसमें, इनसाइड। इनसाइड यानी कि सूझ, ये इसके अंदर नहीं आता है क्रिएटिविटी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धनात्मक लक्ष्यों के उपलब्ध होने पर अपरंतु केवल एक को प्राप्त कर सकने की स्थिति के द्वंद्व को क्या कहते हैं। दो धनात्मक है लक्ष्य आपके पास। देखिए, जैसे कि एक है कि आपको पार्टी में जाना है, ठीक है, एक लक्ष्य आपको पार्टी में जाना है, और दूसरा है कि उसी दिन आपका एग्ज़ाम भी है। दूसरा है लक्ष्य कि उसी दिन सेम डे आपका एग्ज़ाम भी है। तो दोनों चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव ही हैं। एग्ज़ाम देना भी इम्पॉर्टेंट है और पार्टी में जाना भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें से इससे किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा, या तो आप एग्ज़ाम देने जाएं या तो आप पार्टी में रहें। तो दोनों में से एक को आपको चुनना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, या अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, या डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से होगा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ग्राह्य द्वंद्व, मतलब दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, उसमें से एक चीज़ को आपको चुनना है कि आपको इन दोनों में से क्या करना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर और देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। क्या पूछा गया है इसमें, अधिगम के स्थानांतरण के लिए क्या आवश्यक है। व्हाट इज द इसेंशियल फॉर द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अस्थायी अधिगम, स्थायी अधिगम, या नकारात्मक अधिगम, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन हैं। इंग्लिश में इसके ऑप्शन देख लेते हैं। टेम्पररी लर्निंग, या परमानेंट लर्निंग, निगेटिव लर्निंग, या नन ऑफ द अबव। तो अधिगम के स्थानांतरण के लिए क्या आवश्यक होता है, इसके लिए हमारे लिए आवश्यक होता है कि परमानेंट लर्निंग। जब तक लर्निंग वो परमानेंट नहीं होगी तब तक अधिगम का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम का मुख्य चालक क्या क्या कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड द मेन ड्राइवर ऑफ लर्निंग। तो अधिगम का मुख्य कारण क्या होता है, शिक्षण की विधि, या पाठ्य पुस्तकें, या अभिप्रेरणा, या फिर है सहपाठी। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है टीचिंग मेथड्स, या टेक्स्ट बुक, मोटिवेशन, या क्लासमेट। चारों में से अगर हमको कोई भी चीज़ सीखना है, अधिगम करना है, कोई भी चीज़ सीखना है, तो उसके लिए क्या चीज़ आवश्यक होती है। तो सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मोटिवेशन, हमारे अंदर कितना मोटिवेशन है, हम कितना किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो मोटिवेशन इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व, शास्त्रीय अनुबंधन में क्या सम्मिलित होता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन, सबसे पहले देखते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया किसने था। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। ये चीज़ याद रखिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये पावलोव ने दिया था।
अब क्या दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन में क्या सम्मिलित होता है। पहला है कोई उद्दीपक नहीं, तो इसमें उद्दीपक तो होता है, ऑप्शन ये बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। केवल अनुबंधित अनुक्रिया नहीं, विलंबित अनुक्रिया ये भी नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन है एक उद्दीपक का दूसरे उद्दीपक अनुक्रिया से सहचर्य। हाँ, एक उद्दीपक का दूसरे उद्दीपक अनुक्रिया से सहचर्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए एक बार। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो समस्या समाधान का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो पहला है हमारा क्रमिक यानी सीक्वेंशियल स्टेप एप्लीकेशन। हाँ, तो बिल्कुल सही है। तो पहले हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम देखेंगे और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर यानी कि लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार। तो लक्ष्य हमारी प्रॉब्लम जो है हम उसके ऊपर ध्यान देंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा उसमें क्या नहीं होगा। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, पर इसमें पूछा गया है कि कौन सा उदाहरण नहीं है, नॉट में आंसर पूछा गया है। और तीसरा है म्यूजिक एबिलिटी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा लगता है कि म्यूजिक एबिलिटी होनी चाहिए एक आदमी के अंदर, मतलब कि संगीत संबंधी योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का संगीत से कुछ भी लेना देना नहीं है। और डी ऑप्शन है इनसाइटफुल थिंकिंग। हाँ, सूझबूझ से सोचना। जब हम सूझबूझ से सोचेंगे तभी हमारी एक समस्या का समाधान हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। पर पूछा गया है क्या सही नहीं है, कौन सा प्रॉब्लम का उदाहरण नहीं है। तो नहीं में जब पूछा गया है तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि संगीत संबंधी योग्यता, संगीत का प्रॉब्लम सॉल्विंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। हमारे पास कोई भी समस्या है, हमने उसको सोचा, हम उसके बारे में उसका समाधान सोच रहे हैं और हमने पहले जो चीज़ें सीख रखी हैं, तो समस्या समाधान में जब पहले की बातें हमारी उस समस्या समाधान में सहायक होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण या पार्शियल स्थानांतरण, यानी कि निगेटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर या लेटरल ट्रांसफर। तो उसको हम क्या कहते हैं, जब पुरानी बातें नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायक होती है तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी नए कार्य या जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ने, आत्मसात करने को क्या कहते हैं। आत्मसातीकरण या समायन या फिर या समायोजन, स्कीमा या संतुलन। चार ऑप्शन दिए हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन या एकोमोडेशन, स्कीमा और फिर एक्विलिब्रेशन। ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किसी कार्य या जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ने को क्या कहते हैं। जो हमारा जो पहले का ज्ञान होता है उससे ही बाद वाले जो हमारा आगे का ज्ञान होता है हम उसको आत्मसात कर लेते हैं, यानी कि पहले के ज्ञान में नए ज्ञान को हम जोड़ लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण। तो इसको हम कहेंगे, इसमें ऑप्शन जो है एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है इसमें। वह वक्र जिसमें आरंभ में सीखने की गति मंद होती है, बाद में वो गति तीव्र हो जाती है। पहले जब हम कुछ सीखते हैं, एक बच्चा है वो लर्निंग कर रहा है, कोई भी चीज़ वो सीख रहा है, पहले उसकी जो गति होती है वो मंद होती है। फिर धीरे धीरे जब वो सीखता है तो गति तीव्र हो जाती है। ठीक है, जब पहले उसकी जो गति होती है वो धीरे होती है सीखने की, बाद में तीव्र होने लगती है धीरे धीरे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव कर्व यानी कि नतोत्तर वक्र, इसको हम अवतल वक्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो एक लर्निंग होती है जब बच्चा धीरे धीरे सीखता है फिर तेज़ सीखने लगता है, और एक होती है लर्निंग जब बच्चा पहले बहुत तीव्रता से सीखता है, पहले बहुत तेज़ी से सीखता है, बाद में जो गति होती है वो मंद हो जाती है। पहले तेज़ी से सीखता है, बाद में वो गति धीरे हो जाती है, उसको उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यानी कि उन्नतोत्तर वक्र, ये इसका उल्टा होता है। पर लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन इसमें दिया है, पहले सीखने की गति होती है मंद, बाद में वो हो जाती है तीव्र, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पावलव के प्रयोग में भोजन से पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? जब पावलव का जो सिद्धांत होता है उसमें हमने देखा गया है कि जब घंटी बजती है तो कुत्ते के मुंह से लार निकलता है, मतलब वो सोचता है कि भोजन अब आने वाला है। तो जो पहले जो ध्वनि जो बजती है, जो घंटी सुनाई देती है खाना देने से पहले, उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अनकंडीशन स्टिमुलस, या कंडीशनड स्टिमुलस, या कंडीशन रिस्पांस, या अनकंडीशन रिस्पांस, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो घंटी की आवाज़ जो सुनाई देती है खाने से पहले, उसको हम क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है गुथरी के अनुसार अधिगम सामान्यतः कितने प्रयासों में होता है? कोई भी बच्चा है वो कितने प्रयासों में सीख जाता है गलती करके? तो गुथरी का ये कहना है कि वो एक बार जब गलती करता है फिर दोबारा वो उस चीज़ को सीख जाता है, फिर वो कोई गलती नहीं करता है। इन्होंने क्या कहा है? एकल प्रयास में, यानी कि बच्चा एक ही प्रयास में कोई भी चीज़ को सीख जाता है। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य सहचर्य स्थापित करने वाले प्रकरण को क्या कहते हैं? द प्रोसेस स्टेब्लिश ऑन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस इज कॉल्ड। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य के सहचर्य को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, संवेग, अधिगम या संप्रत्यय। क्या कहते हैं? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच के सहचर्य को हम कहते हैं अधिगम, यानी कि इसको हम कहते हैं लर्निंग। फिर अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसने दिया कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है? तो ये किसने कहा था कि विकास का जो भी हो पड़ाव उसमें हम कोई भी चीज़ सीख सकते हैं? जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर या डेविड ऑसवेल लेव वायोस्की। तो किसने कहा था? जेरोम ब्रूनर ने ये कहा था कि विकास जीवन के किसी भी पड़ाव पे सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी क्लास तक अच्छी थी, 7वीं से बहुत कम रहने लगी, ये बालक है। पहले वो बहुत तेज़ी से सीखता था और फिर जब वो 7वीं में आया तो उसकी जो लर्निंग थी वो बहुत धीमी हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये मंदबुद्धि या फिर धीमी गति से सीखने वाला, या धीमी गति से सीखने वाला। हाँ, बी ऑप्शन। और डी ऑप्शन है अपराधी, और सी ऑप्शन है शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ। तो हम इसे अब क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैक्षिक रूप से उसकी अब शिक्षा उतनी अच्छी नहीं हो पा रही, इसलिए उसकी जो लर्निंग है वो पहले से अब बहुत कम हो गई है। फिर देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या दिया इसमें, रैक हटाए जाने के बाद भी उसी स्थान पर जूते रखना, ये किसका उदाहरण है? मान लीजिए आपका एक घर है, वहाँ पर रैक बना हुआ है जहाँ पर सारे शूज़ जूते आप रखते हैं अपने, और फिर बाद में उस रैक को वहाँ से हटा दिया गया, लेकिन आपकी हैबिट हो गई है, आप जूते अपने रैक ना होने के बावजूद भी आप जूते अपने उसी स्थान पर ला के रखते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? अनुबंधन, अभिप्रेरणा, सूझ या बुद्धि। उसको हम कहते हैं कंडीशनिंग, यानी कि अनुबंधन हम कहते हैं इसको, कि हमारी एक हैबिट हो जाती है उस जगह पर ही उस काम को हमेशा करने की। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है? वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, या रिफरेंशियल, या विशेषणात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये संदर्भित होता है।
फिर अगला क्वेश्चन है अधिगम का स्थानांतरण समान तत्वों का सिद्धांत ये किसने दिया है? तो समान तत्वों का सिद्धांत दिया किसने है? चार्ल्स वुड, थॉर्नडाइक, इवान पावलोव या बीएफ स्किनर। तो ये दिया है समान जो तत्वों का था सिद्धांत वो थॉर्नडाइक ने दिया है, और थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर यानी कि बिल्ली के ऊपर प्रयोग भी किया है। तो ये सारे आपके आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। सारे एग्ज़ाम के लिए आपके ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद अगर आप यूपी टेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारा यूपी टेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कवर किया जाएगा और 200+ आवर की क्लास होगी, और यूपी टेट के नोट्स जो है और पीडीएफ आपको सब बाईलैंग्वेज दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और जितने भी आज तक एग्ज़ाम हो गए हैं ये यूपी टेट के, उसका डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा और मॉक टेस्ट आपको इसमें दिए जाएंगे। और हर सब्जेक्ट के सीडीपी, ईवीएस, इंग्लिश, एसएसटी, संस्कृत, मैथ्स सबके अलग अलग टीचर्स होंगे, और बहुत ही कम प्राइस में आप यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।